हेलो फ्रेंड्स, डेल के बायोलॉजी स्मार्ट क्लास में आपका स्वागत है और मैं हूं डेल कुमार। आज हम बात करेंगे एपोमिक्सिस या असंजनन या अपसंयोजन या अलैंगिक जनन। इससे पूर्व की वीडियो में हमने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के प्रकार देखे थे और आज हम बात करेंगे एपोमिक्सिस। एपोमिक्सिस एक तरीके से एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही है। तो एपोमिक्सिस या असंजनन या अपसंयोजन या अलैंगिक जनन क्या है? देखो, एपोमिक्सिस शब्द जो है वो सर्वप्रथम हैंस विंकलर ने 1908 में दिया था। यानी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए एपोमिक्सिस शब्द जो है वो हैंस विंकलर ने 1908 में दिया था। और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की जितनी भी विधियां हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की सभी विधियों को एपोमिक्सिस में सम्मिलित किया जाता है। यानी एक तरीके से अलैंगिक जनन के लिए हम एपोमिक्सिस शब्द का प्रयोग करते हैं। एपोमिक्सिस शब्द जो है दो शब्दों से बना है, एपो और मिक्सर। एपो मीन्स विदाउट एंड मिक्सर मीन्स मिक्सिंग, यानी विदाउट मिक्सिंग या अवे फ्रॉम मिक्सिंग, मिश्रण का अभाव। यानी इस प्रकार के जो जनन है उसमें जीन विनिमय नहीं होता है, इस कारण से मिश्रण का अभाव रहता है। तो ऐसा जनन जिसमें क्या होता है भी बिना मिश्रण के संतान जो है वो जनक के समान हो, उसे हम एपोमिक्सिस कहते हैं। तो एपोमिक्सिस शब्द का शाब्दिक अर्थ बिना मिश्रण के या विदाउट मिक्सिंग है। आगे अपन बात करें यह जनन की, तो एपोमिक्सिस जो है यह जनन की एक ऐसी विधि है जिसमें अर्धसूत्री विभाजन, जिससे युग्मकों का निर्माण होता है, वह युग्मकों का संलयन, जिसे हम निषेचन भी कहते हैं, का अभाव होता है। तो एपोमिक्सिस में अर्धसूत्री विभाजन व युग्मकों के संलयन का अभाव होता है। तो यह जनन की ऐसी विधि है जिसमें अर्धसूत्री विभाजन और निषेचन या युग्मकों के संलयन का क्या होगा? अभाव होगा। और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी बात अपन ने यही की है कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी वही अर्धसूत्री विभाजन नहीं होता और युग्मकों का संलयन भी नहीं होता। उत्पन्न संतान, इस जनन में उत्पन्न संतान या एपोमिक्सिस में उत्पन्न संतान या एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में उत्पन्न संतान जनक के बिल्कुल समान होती है, चाहे वो आकार की या बाह्य रूप अपन देखें और आनुवंशिक रूप अपन देखें। तो जेनेटिकली एंड मॉर्फोलॉजिकली दृष्टि से उत्पन्न संतान जनक के बिल्कुल समान होती है। असंजनन करने वाली पादप प्रजातियों को असंजनिक पादप या एपोमिक्टिक प्लांट के नाम से जानते हैं। तो वे सभी पादप प्रजातियां जिनमें असंजनन होता है उन्हें हम असंजनिक पादप या एपोमिक्टिक प्लांट कहते हैं। और ये जो सामान्य सभी पादपों में जिनमें लैंगिक जनन हो रहा है उनमें भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो सकता है। आगे अपन बात करें असंजनन का वर्गीकरण। आज जो अपन बात कर रहे हैं उसमें एपोमिक्सिस के क्लासिफिकेशन की अपन बात करेंगे कि एपोमिक्सिस है क्या और एपोमिक्सिस में किन किन जो रिप्रोडक्शन की कौन कौन सी विधियों को एपोमिक्सिस में सम्मिलित किया गया है। तो यहां हम
दो वैज्ञानिकों के क्लासिफिकेशन की बात करेंगे। उसमें सबसे पहले हम असंगठन का वर्गीकरण विंकलर के अनुसार। एपोमिक्सिस को विंकलर ने किस तरीके से क्लासिफाइड किया या उन्हें किस तरीके से वर्गीकृत किया, और दूसरे पर बात करेंगे असंजनन का वर्गीकरण प्रोफेसर पंचानन माहेश्वरी के अनुसार। तो इन दो वैज्ञानिकों के ने एपोमिक्सिस को किस तरीके से क्लासिफाइड किया, वही आज अपन बात करेंगे। तो देखिए, एपोमिक्सिस का क्लासिफिकेशन हम विंकलर के अनुसार देख रहे हैं। तो एपोमिक्सिस जो है उसको विंकलर ने दो प्रकार से वर्गीकृत किया गया। एपोमिक्सिस इन लोअर ऑर्गेनिज्म, और दूसरा वर्ग बनाया एपोमिक्सिस इन फ्लावरिंग प्लांट्स या हायर प्लांट्स। एपोमिक्सिस इन लोअर ऑर्गेनिज्म, इससे पूर्व की वीडियो में मैंने विस्तृत रूप से डिस्कस किया है। तो एपोमिक्सिस इन लोअर ऑर्गेनिज्म और एपोमिक्सिस इन फ्लावरिंग प्लांट्स। निम्न श्रेणी के पादपों में अलैंगिक जनन और उच्च श्रेणी के जीवों में, निम्न श्रेणी के जीवों में अलैंगिक जनन और उच्च श्रेणी के पादपों में एपोमिक्सिस। अब अपन बात करें निम्न श्रेणी के जीवों में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन या एपोमिक्सिस किस किस प्रकार का होता है। तो उसमें है फिशन यानी विभाजन, बडिंग यानी मुकुलन, फ्रेगमेंटेशन यानी विखंडन, सिस्ट यानी पुटिका निर्माण, स्पोर बीजाणु द्वारा, कोनिडिया रीजनरेशन यानी पुनरुद्भवन, एंड प्लाज्मोटोमी यानी जीव द्रव्य विभाजन। तो देखिए, अपन देखें फिशन, इसमें क्या होगा, जनक पादप दो या दो से अधिक खंडों में स्वतः परिपक्व अवस्था में विखंडित होगा, खंडित होगा, और प्रत्येक खंड से अनुकूल दशाओं में नए पादप का विकास होगा, उसे कहते हैं अपन फिशन। बडिंग, इसमें जनक पादप पर एक छोटी सी कलिका बनती है जो परिपक्व धीरे धीरे वृद्धि करते हुए अंततः जनक से अलग होकर नए जनक के समान जीव का विकास करती है। फ्रेगमेंटेशन में जब पेरेंट्स के किसी बाहरी आघातों के कारण दो या दो से अधिक खंड बन जाए और प्रत्येक खंड से अनुकूल दशाओं में नए जीव का, जो कि जनक के समान है, का विकास हो जाए। सिस्ट जो है ये प्रतिकूल दशाएं आने पर लिविंग ऑर्गेनिज्म इस तरीके का रिप्रोडक्शन प्रदर्शित करता है। इसमें प्रतिकूल परिस्थितियों से जीव बचने के लिए अपने चारों ओर एक रक्षात्मक आवरण बना लेता है, तथा अनुकूल दशाओं के आने पर उस रक्षात्मक आवरण को तोड़कर जो उसमें से जो जीव द्रव्य जो संरक्षित था वो अलग होकर या खंडित होकर नए जीव का विकास करता है। स्पोर जो है अति महत्वपूर्ण एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक प्रकार है। जो लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो लोअर ऑर्गेनिज्म जो है, उनमें विभिन्न प्रकार के स्पोर्स बनते हैं। ये भी प्रतिकूल परिस्थितियों से बचने के लिए जो लोअर ऑर्गेनिज्म है उनमें बनाए जाते हैं। इनमें भी जनक की कोई भी कोशिका या शरीर अपने चारों ओर रक्षात्मक आवरण बनाकर उसके जीव द्रव्य का खंडन हो जाता है और उसमें स्पोर बनते हैं। अनुकूल दशाओं के आने पर स्पोर अंकुरित होकर नए जीव का विकास करते हैं। स्पोर जो है विभिन्न प्रकार के हैं, जैसे चल बीजाणु, अचल बीजाणु, निश्चेट बीजाणु, बेसिडियो बीजाणु, यूरिडियो बीजाणु। ऐसे कवकों और शैवालों में विभिन्न प्रकार के स्पोर पाए जाते हैं, जिसके माध्यम से लोअर ऑर्गेनिज्म में
एपोमिक्सिस या एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। कोनिडिया ये कवकों में पाए जाते हैं और कोनिडिया जो तंतु है जिसे माइसीलियम अपन कहते हैं, उनके शीर्ष पर एक कोनिडिया धर बनते हैं और कोनिडिया धर के शीर्ष पर एक कोशिकीय गोलाकार अंडाकार रचना बनती है जिसे कोनिडिया कहते हैं, जो अनुकूल दशाओं में अंकुरित होकर जनक के समान नए जीव का विकास करते हैं। रीजनरेशन लगभग सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म में रीजनरेशन की क्रिया होती है, किंतु जो हाई कैटेगरी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनमें रीजनरेशन की जो क्षमता और जो लेवल है वो कम होती है। रीजनरेशन अपने में भी है, जैसे घाव भरने तक। इसी तरीके से आप देखे होंगे छिपकली में रीजनरेशन की क्रिया के में पूंछ कट जाती है और दोबारा पूंछ का विकास हो जाता है, तो छिपकली में रीजनरेशन अपने से ज्यादा है। इसी प्रकार अपन अगर लोअर ऑर्गेनिज्म में बात करें तो उसमें रीजनरेशन की क्रिया और अधिक है और उसमें एक नए जीव का ही विकास हो जाता है। तो रीजनरेशन पुनरुद्ध भवन है जिसमें किसी भी जीव का अंग अगर या कोई भी भाग टूट जाता है या नष्ट हो जाता है तो उसकी जगह पर नया उसी के समान अंग विकसित हो जाता है। किंतु निम्न श्रेणी के जीवों में ये एक तरीके से एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मेथड भी है। इसमें यदि अपन ने जीव के 4 टुकड़े कर दिए हैं तो उन 4 टुकड़ों से या 4 खंडों से 4 नए जीव बन जाते हैं। तो इसमें एक तरीके से रिप्रोडक्शन ही हो रहा है, तो वो है रीजनरेशन। और रीजनरेशन का जो मेथड हम प्लेनेरिया में देख सकते हैं। यदि प्लेनेरिया के 10 खंड कर दिए तो 10 नए जीवों का विकास हो जाता है। प्लाज्मोटॉमी की अगर अपन बात करें तो प्लाज्मोटॉमी में जीव द्रव्य के खंड हो जाते हैं और प्रत्येक जीव द्रव्य जो खंडित जीव द्रव्य हैं उनसे अनुकूल दशाओं में नए जीव का विकास होता है। तो एपोमिक्सिस इन लोअर ऑर्गेनिज्म में ये अपन ने बहुत सारे प्रकार देखे। इसके अलावा भी ओइडियो प्लाज्मा पाल्मेला अवस्था जैसी विधियां भी देखने को मिलती है। तो विंकलर के अनुसार जो एपोमिक्सिस का टाइप दिया था उसमें एपोमिक्सिस इन लोअर ऑर्गेनिज्म में अपन ने बात कर ली। अब अपन बात करें एपोमिक्सिस इन फ्लावरिंग प्लांट्स। एपोमिक्सिस इन फ्लावरिंग प्लांट्स, इसकी बात भी अपन ने पीछे के वीडियो में विस्तृत रूप से की थी और इसी के टाइप्स अपन यहां बात करें तो एपोमिक्सिस इन फ्लावरिंग प्लांट्स। विंकलर ने फ्लावरिंग प्लांट्स में जो एपोमिक्सिस होती है उसको 2 टाइप में वर्गीकृत किया गया, एगेमोस्पर्मी और वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। 2 तरीके से क्लासिफाइड किया, एगेमोस्पर्मी और वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। तो पहला प्रकार है एगेमोस्पर्मी और दूसरा है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। एगेमोस्पर्मी के बारे में अपन ने इससे अपने जो पूर्व का वीडियो है उसमें अपन ने डिस्कस किया है। यहां अपन देखें एगेमोस्पर्मी मींस क्या है, अनिषेक बीजता, यानी बिना निषेचन के और नए जीव का बिना निषेचन के और अर्धसूत्री विभाजन के बिना हुए ही बीज के द्वारा नए जीव का विकास होता है। तो इसमें बीज बनता है किंतु वो उसमें अर्धसूत्री विभाजन और युग्मकों का संलयन नहीं होता है। सीधी द्विगुणित कोशिकाओं से भ्रूण का विकास होकर बीज का परिवर्धन हो जाता है। ये 2 प्रकार है, एक है स्पोरोफाइटिक और एक है गैमेटोफाइटिक। स्पोरोफाइटिक यानी जब बीजाणु उद्भिद तो कौन से या बीजाणु उद्भिद कोई भी बीजाणु उद्भिद 2n कोशिका से भ्रूण का विकास हो तो उसे कहेंगे स्पोरोफाइटिक। और इसे अपन एडवेंटिव एम्ब्रियोजेनेसिस भी कहते हैं। तो बीजांड की बीजांडकाई व अध्यावरण की कोई भी 2n सेल से सीधे भ्रूण का विकास हो जाता है। गैमेटोफाइटिक, इसमें जो युग्मोद्भिद है, युग्मोद्भिद की कोई भी 2n कोशिका से सीधे भ्रूण का विकास होगा, बीज का विकास होगा।
तो इसमें डिप्लोस्पोरी जो द्विगुणित, इसे अपन द्विगुणित बीजाणुता कहेंगे। द्विगुणित बीजाणुता में जो गुरु बीजाणु मात्र सेल है उससे सीधे बिना अर्धसूत्री विभाजन के गुरु बीजाणु बनेंगे और गुरु बीजाणुओं से सीधे द्विगुणित भ्रूण कोष बनेगा और द्विगुणित भ्रूण कोष से द्विगुणित भ्रूण बनेगा और द्विगुणित जो बीज है वो डेवलपमेंट हो गया। एपोस्पोरी ये भी दो टाइप की है, एक है जनरेटिव और एक है सोमेटिक। जनरेटिव में इसमें जनन कोशिकाओं से यानी जो द्विगुणित गुरु बीजाणु मात्र कोशिका है उससे भ्रूण का विकास होगा और सोमेटिक में जो बीजांड या अत्यावरण की कोई भी 2n कोशिका से सीधे भ्रूण का विकास होगा। तो एगेमोस्पर्मी में बिना अर्धसूत्री विभाजन के, बिना निषेचन के द्विगुणित कोशिकाओं से सीधे भ्रूण का विकास होता है। इस तरीके की एपोमिक्सिस को अपन एगेमोस्पर्मी कहते हैं। दूसरा जो अपना टाइप है वो है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन और इस वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का विस्तृत अध्ययन हम नेक्स्ट वीडियो जो होगी उसमें विस्तृत रूप से पढ़ेंगे। तो इसके भी 2 टाइप्स है, नेचुरल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन और आर्टिफिशियल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है क्या? पौधे के कायिक अंगों से अनुकूल दशाओं में नए जीव का विकास होना जो कि जनक के समान हो। तो पौधे के कायिक अंगों द्वारा अनुकूल दशाओं में जनक के समान जीव का विकास होना वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कहलाता है। और पौधे के वेजिटेटिव जो पार्ट है वो कौन कौन से हैं? रूट, स्टेम एंड लीफ। उन्हीं के द्वारा जब नए जीवों का विकास हो जाए तो उसे अपन वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कहते हैं। अब इसमें नेचुरल जब मानवीय क्रियाकलापें या वैज्ञानिकों के द्वारा नहीं बल्कि सीधे पौधे में ही नेचुरल रूप से, प्राकृतिक रूप से रूट, स्टेम और लीफ द्वारा अनुकूल दशाओं में नए पादप का विकास हो जाए तो उसे नेचुरल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कहेंगे। और आर्टिफिशियल में जब कृषि वैज्ञानिकों, जीव वैज्ञानिकों के द्वारा कुछ बदलाव करते हुए मॉडिफाई करके रूट, स्टेम और लीफ के द्वारा ही नए जनक के समान या भिन्न जीवों का विकास किया जाए तो उसे आर्टिफिशियल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कहते हैं। अब अपन बात करें नेचुरल में जब रूट के द्वारा जड़ के माध्यम से अनुकूल दशाओं में नए पादप का विकास हो, जैसे हम एग्जाम्पल बात करें गाजर। स्टेम जब तने के द्वारा अनुकूल दशाओं में नए पादप का विकास हो, जैसे गन्ना। लीफ जब पत्ती के द्वारा अनुकूल दशाओं में नए पादप का विकास हो, जैसे ब्रायोफिलम। और चौथा प्रकार है बुलबाइल्स, जब पत्र प्रकलिका के द्वारा हम अनुकूल दशाओं में नए पादप का विकास हो, एग्जाम्पल अवयव की जो पुष्प कलिकाएं हैं वो पुष्प कलिकाएं मोटी मांसल हो जाती है और मात्र पादप से अलग होकर नए जीव का विकास करती है, उन्हें पत्र प्रकलिकाएं कहते हैं। आर्टिफिशियल के 3 प्रकार है, कटिंग, लेयरिंग और ग्राफ्टिंग। कटिंग जब रूट, स्टेम, लीफ की कटिंग करके उन्हें सीधे मृदा में डाल दें और नए पादप का विकास करें। लेयरिंग जब रूट, स्टेम या रूट की या स्टेम की में उससे मात्र पादप से अलग करने से पहले उसमें रूट का डेवलपमेंट करें और फिर उसे मृदा में प्रत्यारोपित करें। ग्राफ्टिंग रूट, स्टेम या अन्य पार्ट्स की कटिंग करके उन्हें एक दूसरे के ऊपर अध्यारोपित करके नए जीव का विकास करें तो उसे अपन ग्राफ्टिंग कहते हैं। तो ये था असंजनन का वर्गीकरण विंकलर के अनुसार। अब अपन बात करें असंजनन का वर्गीकरण प्रोफेसर पंचानन माहेश्वरी के अनुसार। प्रोफेसर
पंचानन माहेश्वरी एक भारतीय वैज्ञानिक थे और इन्हें भारतीय भ्रूण विज्ञान का जनक कहा जाता है। तो ये भारत के एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक है। इन्होंने एम्ब्रियोलॉजी या इंट्रोडक्शन ऑफ एम्ब्रियोलॉजी इन प्लांट्स जो बुक है उसको प्रकाशित किया था और ये दिल्ली में इनका जो प्रोफेसर पंचानन माहेश्वरी का जो नाम से दिल्ली में रिसर्च केंद्र भी स्थित है। तो प्रोफेसर पंचानन माहेश्वरी एक भारतीय प्रसिद्ध वैज्ञानिक थे। इन्होंने एपोमिक्सिस को दो तरीके से या दो वर्गों में क्लासिफाइड किए। कौन कौन से किस तरीके से क्लासिफाइड किया प्रोफेसर पंचानन माहेश्वरी ने? पहला वर्ग उन्होंने दिया नॉन रिकरेंट और दूसरा दिया रिकरेंट, यानी एपोमिक्सिस को या एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को उन्होंने दो वर्गों में बांटा। पहला अनावर्ती और दूसरा पुनरावर्ती। अनावर्ती या नॉन रिकरेंट और पुनरावर्ती या आवर्ती यानी रिकरेंट। हम सबसे पहले बात करें अनावर्ती। अनावर्ती क्या है? इस प्रकार के जो एपोमिक्सिस है उसमें उन्होंने इस कहा कि अर्धसूत्री विभाजन होता है और अगुणित जो भ्रूण कोश है उसकी अगुणित कोशिकाओं से भ्रूण का विकास होता है। यानी उन्होंने कहा कि अर्धसूत्री विभाजन होगा, उससे कोशिकाएं अगुणित भ्रूण कोश बनेगा जिसमें अगुणित कोशिकाएं होगी और उन अगुणित कोशिकाओं से ही भ्रूण का विकास होता है। बहुत सारे वैज्ञानिकों ने इस बात का विरोध किया कि एपोमिक्सिस में अर्धसूत्री विभाजन नहीं होता है, फिर भी उन्होंने जो एपोमिक्सिस का जो नॉन रिकरेंट जो टाइप है उसको एपोमिक्सिस में ही सम्मिलित किया। यानी नॉन रिकरेंट जो एपोमिक्सिस है उसमें अर्धसूत्री विभाजन होगा, उससे अगुणित भ्रूण कोश बनेगा और अगुणित भ्रूण कोश की अगुणित कोशिकाओं से भ्रूण का विकास होगा। तो देखिए इसमें अर्धसूत्री विभाजन उपस्थित है। अगुणित भ्रूण कोश सेल में बिना निषेचन के सीधे भ्रूण का विकास होगा। तो इसके लिए तीन कंडीशन हो गई। अर्धसूत्री विभाजन होगा, अगुणित कोशिकाओं से बिना निषेचन के भ्रूण का विकास होगा। इसके कौन कौन से टाइप्स उन्होंने रखे? तो वो है हैप्लॉइड पार्थिनोजेनेसिस, दूसरा एपोगेनी, तीसरा प्रकार है हैप्लॉइड एंड्रोगेनिक। अब अपन बात करें हैप्लॉइड पार्थिनोजेनेसिस। हैप्लॉइड पार्थिनोजेनेसिस या अगुणित अनिषेचन, ये जो है जॉर्गेनसन के द्वारा दिया गया था 1928 में। जॉर्गेनसन ने हैप्लॉइड पार्थिनोजेनेसिस शब्द का प्रतिपादन किया। इसमें नर युग्मक व अंड सेल का संलयन नहीं होता है। जैसा कि आपने कहा कि अर्धसूत्री विभाजन होगा तो नर और मादा युग्मक बनेंगे, परंतु युग्मकों का संलयन नहीं होगा। बिना संलयन के सीधे अंड कोशिका से अगुणित भ्रूण का विकास होगा। तो उसका संलयन नहीं, पराग नलिका भ्रूण कोश में प्रवेश करने मात्र से ही सीधे अंड से भ्रूण का विकास कर देती है। एग्जाम्पल है धतूरा व मक्का। तो हैप्लॉइड पार्थिनोजेनेसिस में अर्धसूत्री विभाजन होगा जिससे अगुणित अंड कोशिका बनेगी और अगुणित अंड कोशिका से सीधे भ्रूण का विकास हो जाएगा जिससे अगुणित पौधे बनेंगे और धतूरा और मक्का में इस तरीके की एपोमिक्सिस देखने को मिलती है। दूसरा प्रकार पर बात करें हैप्लॉइड एपोगेनी, अगुणित अपयुग्मन। अगुणित अपयुग्मन में क्या होगा? भ्रूण कोश की अंड सेल के अलावा अर्धसूत्री विभाजन नहीं होगा, अगुणित भ्रूण कोश बनेगा। अगुणित भ्रूण कोश में अनेक अगुणित कोशिकाएं होती है जिसमें अंड कोशिका, सहायक कोशिका, प्रतिमुखी कोशिकाएं होती है।
इसमें अंड कोशिका जो हैप्लॉइड पार्थेनोजेनेसिस में इसमें अगुणित अंड कोशिका से सीधे बिना निषेचन के भ्रूण का विकास हो रहा है, जबकि इसमें अगुणित जो अंड कोशिका है उसके अलावा जो अन्य कोशिकाएं हैं, अन्य कोशिकाएं कौन सी है, सहायक कोशिका है और प्रतिमुखी कोशिका है, उनसे जब भ्रूण का विकास, तो देखो हैप्लॉइड एपोगेमी में अगुणित अपयुग्मन में अगुणित भ्रूण कोश की सहायक कोशिका या प्रतिमुखी कोशिकाओं से बिना निषेचन के सीधे भ्रूण का विकास होगा। एग्जाम्पल है इसका लिलियम या लिलियेसी फैमिली व वर्जीनिया। तीसरा जो प्रकार है वो अपन बात करें हैप्लॉइड एंड्रोगेनिक या अगुणित पुनर्जननीय। अगुणित पुनर्जननीय क्या है, इसमें ये कृत्रिम रूप से संवर्धन किया था। प्रोफेसर पंचानन माहेश्वरी ने परागकोश का संवर्धन किया, उससे अगुणित उसकी जो परागकोश भित्ति है, जो बीजांड जो परागकोश की जो भित्ति है उनसे जो 2n सेल थी उनसे द्विगुणित पौधे बने और जो उसमें परागकण थे उससे अगुणित पौधे थे। तो प्रोफेसर पंचानन माहेश्वरी ने परागकोश से परागकणों या नर युग्मों को अलग किया और उन्हें पोषक माध्यम में डाला और उनसे अगुणित पुनर्जनीय पादपों का विकास किया। यानी इस प्रकार में हम कह सकते हैं कि जब अगुणित नर युग्मक या परागकणों से सीधे नए पौधों का या जनक के समान पौधों का विकास किया जाए तो उसे अपने हैप्लॉइड एंड्रोगेनिक या अगुणित पुनर्जनीय कहा जाता है। तो ये था नॉन रिकूरेंट। अब अपन बात करें पुनरावृत्ति या रिकूरेंट। रिकूरेंट इसमें अर्धसूत्री विभाजन नहीं होगा, युग्मकों का संलयन नहीं होगा, सीधे द्विगुणित कोशिकाओं से भ्रूण का विकास होगा। और जो ये टाइप अपन ने बात किया ये वो इसी में है, रिकूरेंट में ही है और अर्धसूत्री विभाजन नहीं, निषेचन का अभाव, द्विगुणित सेल से सीधे भ्रूण का विकास होगा, भ्रूण जो बनेगा वो द्विगुणित होगा। और इसके जो प्रोफेसर पंचानन माहेश्वरी है उन्होंने कौन कौन से प्रकार बताए, तो एगेमो स्पर्मी, एडवेंटिव एम्ब्रियो, डिप्लो स्पोरी, एपो स्पोरी, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, ये 5 प्रकार बताए। तो प्रोफेसर पंचानन माहेश्वरी ने और इनके बारे में अपन ने यहां डिस्कस किया है। तो प्रोफेसर पंचानन माहेश्वरी ने जो एपोमिक्सिस है उसको 2 तरीके से क्लासिफाइड किया, नॉन रिकूरेंट एंड रिकूरेंट। नॉन रिकूरेंट में 3 टाइप लिए, हैप्लॉइड पार्थेनोजेनेसिस, हैप्लॉइड एपोगेमी, हैप्लॉइड एंड्रोगेनिक, ठीक है। और जो रिकूरेंट है उसमें 5 प्रकार लिए, कौन कौन से, एगेमोस्पर्मी, एडवेंटिव एम्ब्रियो, डिप्लोस्पोरी, एपोस्पोरी एंड वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। और जो विंकलर ने क्लासिफाइड किया उन्होंने एपोमिक्सिस को 2 वर्गों में बांटा गया, एपोमिक्सिस इन लोअर ऑर्गेनिज्म और एपोमिक्सिस इन फ्लावरिंग प्लांट्स। एपोमिक्सिस इन लोअर ऑर्गेनिज्म में फिशन, बडिंग, फ्रेगमेंटेशन, सिस्ट, स्पोर, कोनिडिया, रीजनरेशन और प्लाज्मेटोमी को इंक्लूड किया। एपोमिक्सिस इन फ्लावरिंग प्लांट्स वो 2 टाइपों में, एगेमोस्पर्मी, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, एगेमोस्पर्मी में स्पोरोफाइटिक, गैमेटोफाइटिक, डिप्लोस्पोरी, एपोस्पोरी, नेचुरल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, आर्टिफिशियल, रूट, स्टेम, लीफ एंड ट्यूबल और कटिंग, लेयरिंग और ग्राफ्टिंग। इस तरीके से एपोमिक्सिस को क्लासिफाइड किया। तो ये था आज का अपना टॉपिक, क्लासिफिकेशन ऑफ एपोमिक्सिस या एपोमिक्सिस क्या है। ओके फ्रेंड्स, यदि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आ रही है तो इन्हें अधिक से अधिक लाइक व शेयर कीजिए और कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स डालिए। और यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे आपको न्यू वीडियो की अपडेशन मिलती रहे। ओके, थैंक्स, जय हिंद, जय भारत।